नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी सिटी बैंक के बारे में न्यूज़ है जो कि काफ़ी बड़ा, यहाँ पर एंटाइटी हम इसको कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा बैंक है। इसका यहाँ पर जो दायरा है ना, किसी एक देश तक सीमित नहीं है। काफ़ी देशों तक जो है ना इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं और काफ़ी पुराना ये ग्रुप है सिटी बैंक। ओके। और भारत में भी काफ़ी लंबे समय से ये सेवाएं अपनी दे रहे हैं। ये फॉरेन एंटाइटी है, यूएस की एंटाइटी है। ओके। और अभी ये क्या करने जा रहे हैं कि जो रिटेल बैंकिंग होती है ना, तो वो अभी छोड़ने जा रहे हैं इंडिया में। तो इसके साथ और भी यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में 13 यहाँ पर मुल्क और भी हैं जहां पर ये एग्जिट करेंगे रिटेल बैंकिंग में से। ओके, तो ये रिटेल बैंकिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ जो बाकी ऑपरेशन इनके चल रहे हैं, इनकी जो अलग अलग एंटाइटीज काम कर रही है अलग अलग मुल्कों में, तो वो काम कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन जो रिटेल बैंकिंग है ना, उसको ये बंद कर देंगे, ये वाला बिजनेस बंद कर देंगे, इंडिया से एग्जिट करेंगे। तो अभी कौन खरीदेगा इनका जो खुदरा व्यापार है, जो रिटेल बैंकिंग है, जो रिटेल का बिजनेस है, तो ये भी क्वेश्चन है। तो इसके बारे में भी हम आंसर ढूंढेंगे और जानेंगे इस लेक्चर में कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, ये सिटी बैंक कब से काम कर रहा है। ओके, कौन कौन से यहाँ पर हमारे उद्योग हैं, मतलब जिनकी जो इसकी बदौलत ऊपर गए हैं। ओके, मतलब कि हम जब जब कहें कि हमारे जो आईटी हब बना है ना बेंगलुरु, जहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज काफी बूम पर आगे आई हैं, तो इसका मतलब बहुत अहम योगदान है सिटी बैंक का। ओके, तो हम इन सब मुद्दों के ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं अच्छे से। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो सीईओ है सिटी बैंक के, तो उनका यहाँ पर ना बयान आया है कि वो भारत में जो रिटेल बैंकिंग है इसको छोड़ रहे हैं, एग्जिट कर रहे हो। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग है और जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है ना, तो इसको ये जारी रखेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है, इसको भी मैं आखिर में डिस्कस करूंगा जब मैं रिटेल बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, तो अभी क्या क्या ऑपरेशंस बंद किए जाएंगे। तो एक तो रिटेल बैंकिंग बिजनेस बंद होगा, इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड का इनका बिजनेस है, सेविंग बैंक अकाउंट, ओके, पर्सनल लोन, ओके, तो ये सब चीजें बंद होंगी। ओके, तो अभी पर्सनल लोन, ओके, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो कि आपको एक नॉर्मल बैंक में मिलती हैं। ओके, तो ये वाला जो अदारा था इसका, इसको ये बंद करने जा रहे हैं। तो और 13 और यहाँ पर मुल्क है जहां पर ये एग्जिट करेंगे। और यूएस का ये यहाँ पर ये फर्म है, यूएस का ये लेंडर है। तो लेंडर शब्द हम इस्तेमाल उसके लिए करते हैं जो पैसा देता है ब्याज के ऊपर। ओके, तो बहुत पैसा है इसके पास, काफी बड़ी यहाँ पर ना, काफी बड़ी कंपनी है ये सिटी बैंक। इसका दायरा काफी बड़ा है। इसने भारत में जो अपने रिटेल ऑपरेशन शुरू किए थे वो 1985 में शुरू किए थे। रिटेल ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ कि जब किसी आम आदमी को लोन देना शुरू कर दिया। ओके, तो उसको बोला कि चल तूने लोन लिया, जो भी तूने बनाना है बना और मुझे अपनी ब्याज की किस्तें देता चल। ओके, तो ये 1985 में आए थे रिटेल के बिजनेस में। इससे पहले भी ये बिजनेस में थे भारत में। ओके, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें ना, तो इसमें इनका काफी नाम बोलता है। ओके, मतलब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मतलब भारत में यूज होते हैं जो इनके द्वारा यहाँ पर जारी किए होते हैं। तो काफी अच्छा खासा नाम है इनका। तो अभी ये कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इसी के हिसाब से अपनी कंपनीज को जो है ना, जो इनकी और भी कंपनी से सब्सिडीज है, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो कौन कौन से मुल्कों से ये अपना कंज्यूमर ऑपरेशन हटाएंगे। तो पहली ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा बहरीन, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये कुल मिला के 13 मुल्क हो गए जिनको कि ये एग्जिट करने जा रहे हैं इंडिया के समेत। और इसके अलावा ये फोकस करेंगे अभी किसके ऊपर, कंज्यूमर बैंकिंग ये चलाएंगे, रिटेल बैंकिंग चलाएंगे। कहां पर चलाएंगे, जो बड़ी मार्केट्स हैं, जो वेल्दी मार्केट्स, जहां पर अच्छा खासा पैसा है कंज्यूमर के पास। ओके, तो वहां पर ये अपने जो है ना उन वहां पर उन एरियाज के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, यूएई हो गया, लंदन हो गया। तो कहने का मतलब ये जो सभी मुल्क थे ना, तो यहाँ पर इतना पैसा नहीं है आम कंज्यूमर के पास जिसके तहत कि किसी बैंक को ज्यादा बेनिफिट हो सके। ओके, मतलब कि जो अच्छा खासा ब्याज दे सके किसी बैंक को, जो भी पैसा उसने लोन के ऊपर उठाया होता है। तो बैंक भी हमेशा ऐसी मार्केट ढूंढते हैं जहां पर कंज्यूमर जो है ना, उसके पास उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा हो। तो सिंगापुर जैसा मुल्क, अगर यूके जैसा मुल्क, तो यहाँ पर यूएई जैसा मुल्क, तो काफी यहाँ पर आय काफी ज्यादा है। ओके, ये मार्केट्स काफी डेवलप हो चुकी हैं, जिसके चलते अगर ऐसी मार्केट में कोई बैंक अगर काम करता है ना, तो उसको बैंक को भी काफी प्रॉफिट होता है। तो अभी देखो, अगर इंडिया में बात करो ना, तो इंडिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तो खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। ओके, तो हालांकि भारत सरकार ने अलग से योजनाएं भी चलाई थी। जैसे हम यहाँ पर जन धन योजना की बात करते हैं, जो कि मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। उससे पहले ऐसी योजना नहीं थी जो कि बड़े पैमाने पर फैली हो। योजना थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि आप भी बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हो जीरो पैसे के हिसाब से। लेकिन जब समय बीतता गया ना, तो कुछ फायदा नजर नहीं आया इसका बैंक अकाउंट्स खुलवाने का, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है।
ओके, तो जो यहाँ पर बैंक अकाउंट जनधन के हिसाब से भी खुले थे तो वो भी बंद होने शुरू हो गए। तो ये सिचुएशन है, जब पैसा होगा, जो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स पहले उसके पास वो वेल्दी होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, तभी तो वहां पर अगर बैंकिंग प्रणाली अच्छे से चलती है तभी तो बैंक भी अच्छे से प्रॉफिट में जाएगा ना। तो यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है भारत में। तो आप सरकारी बैंकों की हालत देखो भारत में। सरकारी बैंकों की हालत क्या है? 2015 से लेकर 2021 तक भारत सरकार 3 लाख करोड़ खुद से दे चुकी है सरकारी बैंकों को, कहीं ये दिवालिया ना हो जाए, कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए। ओके, तो ये 3 लाख करोड़ कहाँ से आई? ये 3 लाख करोड़ टैक्स पेयर्स की ही मनी है। या तो जीएसटी के रूप में पैसा जो आता है हर महीने भारत सरकार के पास, उससे उससे पैसा गया है, या फिर इनकम टैक्स के रूप में जो पैसा भारत सरकार के पास आता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगाकर जो पैसा भारत सरकार के पास आता है, तो उसी में से पैसा, ये मतलब फजूल पैसा गया है ये वाला। ओके, मतलब जो 3 लाख करोड़ रुपया चला गया इन बैंकों को सपोर्ट देने के लिए कि कहीं ये दिवालिया ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन क्यों होगी कि ये दिवालिया ना हो जाए? क्योंकि इन्होंने अपने समय पर ऐसे लोन बांटा है, इस तरीके से लोन बांटा है कि वो लोन अभी वापस ही नहीं आ रहा। ओके, वो लोन जो है जिसको भी लोन दे दिया और उसकी जो ब्याज की किस्तें आती है ना, तो वो किस्तें ही आनी बंद हो गई। ओके, तो अभी जब किसी का पैसा ही चला जाए, वापस ही ना आ जाए, तो उस घर की कंडीशन देखो कैसी होगी। ओके, तो बिल्कुल बैंकों की कंडीशन इसके जैसी है। तो जो यहाँ पर ये प्राइवेट एंटाइटीज है ना, तो ये भी चाहती है कि ऐसी मार्केट हमें मिले कि मतलब जो मार्केट में काम करने का मजा भी आए। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ना ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो यही एक यहाँ पर रीजन रहा है इसका कि जिसने ये रिटेल बैंकिंग में ये एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन बाकी बैंकिंग में ये काम करेंगे अभी। ओके, तो इसके अलावा और भी बात कर रहे हैं कि ये सिटी बैंक का जो टोटल एसेट है ना इंडिया में, जो एसेट साइज है फिजिकल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग, ये 3 लाख करोड़ के आसपास का है। तो इंडियन एसेट ही इतना, इसका इतना ज्यादा है, तो बाकी मुल्कों में कितना कितना होगा। ओके, तो ये आप यहाँ पर इस आंकड़े से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा इसका एसेट साइज है भारत में। तो ये सिर्फ रिटेल बैंकिंग में नहीं है, इसके अलावा जो बाकी सब्सिडीज इनकी चलती है, कुल मिला के इसका जो टोटल एसेट है ना, वो 3 लाख करोड़ का है। और आगे बात करें जो सिटी, ये जो अदारा है ना, इसने शुरुआती जो ऑपरेशंस भारत में करने शुरू किए, तो ये 1902 में शुरुआत की थी इन्होंने, तो एक सदी पहले ये भारत में आए थे। ओके, और तब से भारत में मतलब एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी शुरू कर दी। तो ये मतलब जो हम कह सके शुरुआती जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे ना, तो उनमें से एक है सिटी बैंक। ओके, और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में अच्छे खासे तरीके से इन्होंने अपनी पकड़ भी बनाई है समय के हिसाब से। और ये यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डर रहे शुरुआत में, मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और धीरे धीरे ओके कोई अपनी कंपनी, जैसे सिटी बैंक पूरा का पूरा इनका अपना अदारा है। ओके, तो उसको भी ये प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मार्केट इंटरमीडियरीज है, okay, उनको एस्टेब्लिश करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो देखो अंग्रेजों के जमाने से ये है। ओके, जब भारत आजाद हुआ तब भी ये थे। ओके, जैसे भारत सरकार ने रूल्स बनाए जब भारत आजाद हुआ कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब भी इनका ऐसे इदारे को काफी, प्राइवेट इदारों का भी काफी अहम रोल रहा था, क्योंकि उस समय ये गिने चुने थे। ओके, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इंटरमीडिएट्स की, जैसे यहाँ पर डिपॉजिटरीज हो गए, क्रेडिट ब्यूरो हो गया, क्लियरिंग एंड पेमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो इन सभी को यहाँ पर स्थापित करने में इन ऐसे इंस्टीट्यूशन का भी काफी अहम रोल रहा है। तो सिटी का भी काफी अहम रोल जो है ना इनको स्थापित करने में रहा है। इसके अलावा बात करें अगर सिटी की, तो इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी मतलब एक जगह, एक फाउंडेशन देने वाला यही था। ओके, मतलब देखो किसी को भी आगे पनपना है ना, तो उसको पैसा चाहिए। बिना पैसे के वो आगे पनप ही नहीं पाएगा, आगे डेवलप ही नहीं कर पाएगा अपनी कंपनी को, चाहे उसने किसी भी कैटेगरी में अपना स्टार्टअप खोला है। ओके, तो अभी देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स ना आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी पिछले 4-5 साल से आप सिनेरियो देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बैंक जैसे सॉफ्ट बैंक आया। ओके, इसके अलावा टाइगर ग्लोबल है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर ऐसी फर्म्स हैं जो कि नए नए स्टार्टअप्स के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा रही है। और जिसके चलते अभी देखो एक ही हफ्ते में हमने यहाँ पर 6 यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर दिए एक हफ्ते में 2021 में। तो यूनिकॉर्न्स कहने का मतलब ऐसी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होगी, तो उनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो $1 बिलियन कोई कम नहीं होता कि किसी एक छोटी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी हो जाए। तो अगर आज 1 बिलियन हुआ, तो कल को अगर अच्छे से एक्सपैंड कर गया, अच्छे से अपना बिजनेस एम्पायर मैनेज कर गया, तो और बढ़ा जाएगा। ओके, तो ये शुरुआती दिनों में सिटी ने भी बहुत मदद की है, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको स्टैब्लिश करने में, उसकी फाउंडेशन रखने में, उनको पैसा देने में कि आप पैसा लो, अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक्सपैंड करो अलग अलग ग्रुप्स में, अगर मैं बात करूं। ओके, तो यहाँ पर सिटी कॉर्प ओवरसीज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पर एक कंपनी शुरू की थी। इसके तहत यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पैसा दिया गया। आई फ्लैक्स सोल्यूशन लिमिटेड ये शुरू किया, इसके तहत पैसा दिया गया इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थ्रू सिटी ग्रुप ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। तो ये अलग अलग इनकी सब्सिडीज है जिनके तहत इन्होंने किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाया है
हमारी देश की अलग अलग यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। और आगे जाके जो इनकी ओरेकल यहाँ पर जो सॉरी जो आईफ्लेक्स नाम की कंपनी थी, इसको एक्वायर कर लिया ओरेकल ने 2005 में। और जो इनकी सी जी एस एल थी, सी जी एस एल जो यहाँ पर इनकी कंपनी थी, इसको एक्वायर कर लिया, जिसका कि पूरा नाम है सिटी ग्रुप ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। इसको एक्वायर कर लिया टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये भी काफी प्रोमिनेंट फर्म है। ओके, अगर हम यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनका काफी नाम है। और अभी समझते हैं कि रिटेल बैंकिंग क्या होती, तो मैंने अभी पूरे लेक्चर में ना उसके बारे में मैंने काफी जिक्र किया रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं होता क्या है ये। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं ना, आप जैसे होगे, जैसे मैं हो गया, तो अभी इनके लिए जो बैंकिंग खोली जाती है उसको हम रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। ओके, तो अभी इसी कैटेगरी से ये बाहर जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है रिटेल बैंकिंग में, यहाँ पर कंज्यूमर्स को फैसिलिटीज दी जाती हैं अपने पैसे को वो कैसे मैनेज करें उसके रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पर उनको क्रेडिट का असेस दिया जाता है, डिपॉजिट का असेस दिया जाता है कि आप बैंक में आकर अपना पैसा डिपॉजिट करवाओ, अपने पैसे को सिक्योर रखो। इसके अलावा और जो सर्विसेज रिटेल बैंक्स के द्वारा दी जाती है, जैसे चेक इशू कर सकते हो कि आपको आपको एक चेक बुक मिलती है। ओके, सेविंग अकाउंट की एक बुक मिलती है। ओके, इसके अलावा वही जो पैसा आपने जमा करवाया है, ओके, उसके अलावा बैंक से भी अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो, ओके, तो यहाँ पर मॉर्टगेज का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई लोन उठाते हो, आप बॉर्रोवर हो, तो अगर आप कोई लोन उठाते हो, उससे फिर आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, ओके, तो इस तरीके से आप लोन भी उठा सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हो अपने अपने लिए। मैंने मुझे अपने लिए पैसा चाहिए, ओके, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलते हैं, डेबिट कार्ड्स आपको मिलते हैं। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब कि आपने डिपॉजिट करवाया तो उसका भी एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है। तो ये सब चीजें जैसे आप नॉर्मल बैंक में देखते हो ना, तो वो रिटेल बैंकिंग ही है। जैसे आप देखो, एसबीआई की बात कर लो, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लो, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लो, तो ये सभी रिटेल बैंकिंग में काम कर रहे हैं, जो कि आम जनता को जो सुविधा दे रहे हैं, आप जनता को सेवा दे रहे हैं। तो अभी ये आम जनता को सेवा नहीं देंगे, ओके, सिटी बैंक वाले। तो ये किनको सेवा देंगे, ये अभी देंगे कॉर्पोरेट को। कॉर्पोरेट या बिजनेस बैंकिंग की अगर बात करें तो इसको ये जारी रखेंगे और इसको ये और प्रमोट करेंगे। तो देखो कॉर्पोरेट बैंकिंग में कैसा है, जैसे अभी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की बात की कि इन्होंने शुरुआत में बैक प्रोवाइड किया, अच्छा खासा पैसा दिया हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आगे। तो उसी के चलते ना अभी आप अभी आने वाले समय में यही करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं इनको इनको ये चीज नजर आ रही है कि भारत में ना रोज नए नए स्टार्टअप्स निकल कर आ रहे हैं। कोई मतलब कोई दुकान ऐप खोलकर बैठा हुआ है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाय जियोस देख लो, ठीक है, वो भी एक एजुकेशन या प्लेटफॉर्म है, जो कि 2 लाख रुपए से शुरू हुआ था, अभी आज उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। ओके, इसके अलावा ये वेदांतु देख लो, तो ये भी मतलब एक तरीके से एजुकेशन ऐप है। ये तो चलो एजुकेशन का दायरा हो गया। इसके अलावा देखो, अगर आपने कोई पुरानी चीज खरीदनी है तो OLX, जैसे कि क्विकर हो गया, ठीक है, क्विकर तो फेल हो गया, OLX जो था वो चला। इसके अलावा व्हाट्सएप का राइवल आया था एक हाइक करके, HIK हाइक, ओके, तो वो भी नहीं चला, वो भी फेल हो गया। मतलब इस तरीके से स्टार्टअप्स नए नए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कुछ फेल हो जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर चलते जा रहे हैं। अगर मैं ओयो होटल्स की बात करूं तो वो भी बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। ओके, लेकिन अगर मैं और यहाँ पर नाइका की बात करूं, नाइका अभी कल परसों न्यूज आई है कि वो भी उसकी भी वैल्यूएशन जो है ना $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। मीशो की जो यहाँ पर वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं ग्रो ऐप की बात करूं, जिसके थ्रू लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, तो उसकी भी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, मतलब वो भी यूनिकॉर्न बन चुका है। तो ये कुछ ऐप्स हैं, कुछ अदारे ऐसे भी हैं जो आगे बढ़े हैं। कुछ अगर मतलब कोई कोई ना कोई लूप होल रह जाता है, मतलब जिसके कारण ना कुछ स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सभी सिनेरियो देखते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में कि अगर नया स्टार्टअप आया ना, तो इसके ऊपर पैसा लगाने का फायदा है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर अच्छा है, तो फिर वो पैसा लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कॉर्पोरेट बैंकिंग के ऊपर फोकस करेंगे। जो बड़े बड़े उद्योगपति उन्हीं को उनको भी पैसा देंगे, और जो जो नए स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं उनको भी पैसा देंगे, जैसे पहले इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड की है। बिल्कुल अभी बिजनेस बैंकिंग में ये पूरी तरीके से घुसेंगे अच्छे से। अगर भारत की मैं बात करूं, ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा प्रोवाइड करेंगे, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को। और इसमें इसमें यहाँ पर क्रेडिट का भी ये प्रोविजन देंगे, कैश मैनेजमेंट फैसिलिटीज भी ये देंगे अपने क्लाइंट्स को, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स होंगे, इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं होगा। ओके, तो चलिए अभी आखिर में बात करते हैं कि कौन खरीदेगा इसकी जो रिटेल बिजनेस है सिटी बैंक का, तो उसका क्या अंदाजा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डीबीएस, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट। ये कुछ यहाँ पर बैंक है, अदारे हैं, जो कि इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है इंडिया में उसको खरीद लिया जाए। और इसके अलावा अगर मैं सिटी बैंक की बात करूं, तो यहाँ पर मतलब सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है ये फॉरेन बैंकों के हिसाब से, अगर जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड और वेल्थ मैनेजमेंट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो इन तीनों के हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा अदारा है, अगर किसी फॉरेन बैंक के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो।
ये यहाँ पर था पूरा का पूरा सिनेरियो कि कैसे सिटी बैंक मतलब इसने शुरुआत की, कहाँ कहाँ पर इसने फोकस किया, क्यों रिटेल बैंकिंग छोड़ रहा है, रिटेल बैंकिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है। तो कैसा लगा लेक्चर? फीडबैक अपना जरूर दें, लेक्चर को शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।